Hello class. Class, we're done with 3 lectures of optics. I hope you have seen all the 3 videos and you have understood the concepts in all the 3 videos very clearly. Our class, last lecture we talked about refraction through rectangular glass slab. हमने उसका रिफ्रैक्शन कैसा होता है उसके बाद किया था, उसमें बात किया था हमने अबाउट लैटरल शिफ्ट, दैट इज़ लैटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला वगैरह, उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह भी किया था हमने. एंड नेक्स्ट वी स्टार्टेड विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वाज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लास कंडीशन क्या होगा, आज हमको एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है. सो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. कंडीशन क्या था, डेंसर टू रेयरर. दूसरा कंडीशन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और फिर हमने क्रिटिकल एंगल डिराइव किया था, हमने टी आर का डायग्राम वगैरह देखा था, अंडरस्टैंड किया था. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, IC साइन इनवर्स ऑफ 1/μ. सो क्लास रिमेंबर दिस, इसी के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट है आगे के एप्लीकेशंस. चलो स्टार्ट करते हैं विथ एप्लीकेशंस ऑफ TIR. We start with applications of TIR. अब क्लास सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं इट इज कॉल्ड एज पोरोप्रिज्म. हम बात करते हैं अबाउट पोरोप्रिज्म. अब क्लास फर्स्ट एप्लीकेशन है अभी पोरोप्रिज्म. क्या होता है पोरोप्रिज्म? प्रिज्म सुना है ना आपने, स्कूल टाइम पे सुना होगा. प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ग्लास का बना हुआ, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आता है. ट्रायंगुलर शेप होगा, पता है ना, इट इज़ इन ट्रायंगुलर शेप. उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट थोड़े बहुत शेप्स होते हैं. सो उसमें से एक पर्टिकुलर शेप हम कंसिडर कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं पोरोप्रिज्म. देखो पोरोप्रिज्म क्या होता है, ऐसा होगा. लाइक दिस. सो पोरोप्रिज्म बेसिकली होता है कि ज्योमेट्रिकली इसके जो एंगल हो गए प्रिज्म के, इट विल बी 45, 45, 90. आपको पता है ना, जनरली आप जो प्रिज्म लेते हो वो ऐसा होता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. यस और नो, ऐसा कुछ प्रिज्म होता है, ऐसा. फिर से अगर ड्रॉ किया मैंने तो ऐसा, लाइक दिस, है ना. सो ये एक नॉर्मल प्रिज्म है, इसके कुछ ना कुछ एंगल्स वगैरह हो गए. अगर वो एंगल को मैंने 45, 45, 90 कर दिया, सो ऐसा बन जाएगा ना. सो इसको मैं और भी क्या बोल सकता हूँ, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोसेलेस प्रिज्म ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल ना. सो आइसोसेलेस प्रिज्म विच इज कॉल्ड एज पोरोप्रिज्म. सो पोरोप्रिज्म क्या है, अ प्रिज्म विच हैज एंगल ऑफ 45, 45, 90. सो आपको ये याद रखना, प्रिज्म हमेशा ट्रायंगुलर होता है, बट यू कैन चेंज द एंगल, यू कैन ऑल्टर द एंगल. एंड इफ आई कंसिडर एंगल टू बी 45, 45, 90, इट बिकम्स अ पोरोप्रिज्म. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास अब पोरोप्रिज्म जो है ये एक ऐसा प्रिज्म है विच कैन परफॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये TIR परफॉर्म कर सकता है, और क्योंकि TIR परफॉर्म करता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होता है. सबसे पहले देख लेते हैं ये TIR कैसे करता है और इसका यूज क्या है. सी पोरोप्रिज्म इज यूज्ड टू डेविएट रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री. ये रे ऑफ लाइट को डेविएट कर सकता है बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री बाय परफॉर्मिंग TIR.
दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कैसे करेगा ये अंडरस्टैंड करना। मान लो मैं फर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूं, टू डेविएट रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री, टू डेविएट रे ऑफ लाइट बाय व्हाट, 90 डिग्री। सो मान लो मैंने ऐसा कंसिडर किया, अच्छे से सुनना क्लास, ऐसा वही ड्रॉ कर रहा हूं मैं पोरोप्रिज्म। So this is 90, this is 45 and this is 45. अभी एक चीज याद रखना है, जो प्रिज्म है प्रिज्म वो किससे बनता है, ग्लास से। वी आर टॉकिंग अबाउट TIR, तो क्रिटिकल एंगल इन्वॉल्व होगा ना। सो बोलो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। सब डिस्कस किया हुआ मैंने, इफ यू हैव सीन द लेक्चर्स यू विल नो। चलो नेक्स्ट इज, अब मान लो यहां पे मैं एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता हूं ये पर्टिकुलर सरफेस पे, ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस हियर, ऐसा। तो इसके लिए आई क्या होगा बोलो, 0। ये सरफेस है ना ऐसा, ये सरफेस ऐसा है लाइक दिस। सो इसका नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा ना। तो कैन आई से दिस रे ऑफ लाइट इज अलोंग द नॉर्मल ना। इफ इट इज अलोंग द नॉर्मल टेल मी व्हाट विल बी आई, 0। सो ये सरफेस है, ये उसका नॉर्मल होगा, दिस रे ऑफ लाइट इज अलोंग द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0। तो ये पास होगा विदाउट एनी डेविएशन। तो जैसा आ रहा है वैसा ही एंटर करेगा यहाँ पे, ऐसा लाइक दिस। सो यहाँ पे आर क्या होगा, 0। यस और नो, सो आर इज 0। नेक्स्ट इज फर्स्ट सरफेस तो हो गया। अब बात करते हैं अबाउट सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड सरफेस का नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा लाइक दिस, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा नॉर्मल लाइक दिस। सो टेल मी, अब अगर ये नॉर्मल है तो अभी सेकेंड सरफेस के लिए ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे ना। सो फॉर दिस इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 45, तो ये भी क्या होगा 45। तो कहना ऐसे ये पूरा अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 45 डिग्री। बोलो बाबा समझ में आ रहा है, सेकेंड सरफेस के लिए ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अब अंडरस्टैंड करो, बोलो ये सरफेस पे जब वो इंसिडेंट हो रहा है तो बाहर वाला मीडियम कौन सा है, रेयरर, अंदर वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर। सो कैन आई से नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और बोलो ये प्रिज्म किससे बना है, ग्लास से। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। यहां पे आई कितना है, दिस इज 42। I कितना है 45। Can I say I is greater than IC? It is going from denser to rarer. Can I say both the conditions for TIR is satisfied? तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, total internal reflection। समझता है क्या बोल रहा हूँ मैं। So here there will be total internal reflection। तो बोलो अगर total internal reflection हुआ तो बोलो ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा ना। और जब ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा, बोलो रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो रिफ्लेक्शन करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। सो कहना से I विल बी इक्वल टू R। सो यहाँ पे R कितना होगा, बोलो 45 डिग्री। सो आई भी 45, आर भी 45 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा। यहाँ पे भी ये सरफेस के लिए भी आई 0 तो आर 0 हो जाएगा, तो ऐसे बाहर निकल जाएगा वो। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या। सो आई 45 आर 45 चला गया ऐसा नीचे बाई TIR समझा ना आपको। सो इट इज परफॉर्मिंग हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
अब क्लास टू डेविएट रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री, तो देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। बोलो इनिशियली इसको कैसा जाना था, ऐसा सीधा ना, देखो बाबा देखो ऐसा, हियर इट इज गोइंग स्ट्रेट, उसका ओरिजिनल पाथ ये है, बट वो ऐसा चला गया अभी, ऐसा लाइक दिस, उसका ओरिजिनल पाथ ये है, वो ऐसा चला गया। तो बोलो कितना एंगल से डेविएट हुआ वो, इट इज डेविएटिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वो ऐसा जा रहा था, ऐसा चला गया, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 90। समझ में आ रहा है कुछ? सो इट इज डेविएटिंग द रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ पोरोप्रिज्म। अब ये प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ किस में यूज होता है? सी प्रैक्टिकली ये रियल लाइफ में यूज होता है इन अ डिवाइस कॉल्ड एज पेरिस्कोप। ये हम सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं कि ये क्यों डेविएट करना है, क्या कर रही है सर, इसका रियल लाइफ में भी यूज है। वी विल टेक एन एग्जांपल, इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? सो कभी आपने सुना है समथिंग कॉल्ड एज सबमरीन? देखा भी होगा, सुना भी होगा। सो सबमरीन में, सबमरीन कैसा होता है, सबमरीन कैसा होगा, पानी के अंदर होगा ना इट इज ऑलवेज इनसाइड द वाटर। अब क्लास सबमरीन जब इनसाइड द वाटर है तो वो बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? इट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एंड ऑल ना। तो अभी जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह है, मिलिट्री वाले जो है, उनको बाहर का दुनिया देखना है फ्रॉम द सबमरीन। तो पता है वो सबमरीन का एक आई होता है ना, जिस कॉल्ड एज आई ऑफ द सबमरीन। सो सबमरीन अंदर होगा, बट वो जो पर्टिकुलर आई है जिसके थ्रू वो देखते हो बाहर आता है ना, यू वुड हैव सीन इन कार्टून्स एंड ऑल ना, पिक्चर वगैरह में भी देखा है आपने, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई ऑफ द सबमरीन। वो जो आई ऑफ द सबमरीन होता है जिसके थ्रू बाहर का दुनिया देखा जाता है कि बाहर क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्कोप। सबमरीन पूरा पानी में है, सिर्फ एक लेंस निकलता है, सिर्फ एक आई निकलता है जो यहाँ वहाँ रोटेट करके देखेगा व्हाट इज गोइंग ऑन। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आप अगर कहीं पे भी थोड़े बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सबमरीन में भी टूर वगैरह होता है, तो हम सबमरीन में से बाहर का दुनिया देखते हैं। सो विल कम टू नो यू आर सीइंग थ्रू अ पेरिस्कोप विच इज कॉल्ड एज आई ऑफ द सबमरीन। वो पेरिस्कोप ये पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करता है टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड करना। अब पेरिस्कोप कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। यहां पे एक लेंस है, अब यहां पे ऐसा जाएगा वो, लाइक दिस, और यहां पे ऑब्जर्वर है जो ये लेंस के थ्रू देख रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको बाहर का ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सो डायरेक्टली तो नहीं देख सकता है ना, रे उसकी आंखों में जा नहीं रहा है। टू सी दी ऑब्जेक्ट द रे मस्ट गो, ही इज इन द सबमरीन एंड द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड अबाउट द वाटर सरफेस। सो वो देखना है अभी, तो बोलो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से ये पर्टिकुलर रे ऐसा पास होगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, पोरोप्रिज्म प्लेस करते हैं। वी प्लेस अ पोरोप्रिज्म हियर, ऐसा, और एक हम यहां पे प्लेस कर देंगे ऐसा, लाइक दिस। ऐसा। सो देखो अभी क्या होगा, बोलो ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगा ऐसा, बोलो यहां पे इंसिडेंट होगा, यहां पे इंसिडेंट होगा। बोलो पोरोप्रिज्म क्या करेगा, उसको डिविएट करेगा 90 डिग्री से ऐसा, ये डिविएट करेगा 90 डिग्री से ऐसा। बोलो कैन आई से इट विल गो इन दी आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और आंखों में गया तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसको रिट्रेस करेगा और उसको देख पाएगा ना। एक रे नहीं आएगा, ऐसा एन नंबर ऑफ रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएगी और उसको ये ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोरोप्रिज्म, दैट इज पेरिस्कोप आई ऑफ द सबमरीन। गूगल वगैरह करने का, फोटो वगैरह देखने के लिए। समझ में आ रहा है? सो विल कम टू नो, ठीक है, इट इज इजीली अवेलेबल। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, पेरिस्कोप टू डेविएट द रे बाय 90 डिग्री। एक प्रिज्म 90 डिग्री से डेविएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन इज, it is used to deviate
ray of light by 180 degree, to deviate ray of light by 180 degree. थोड़ा अच्छे से समझने का इसको भी कैसे होगा. सो अभी 180 डिग्री डेविएट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा लेंस का जो प्रिज्म है हमारा उसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देते हैं. तो लाइक दिस, ऐसा कर देंगे इसको. सो ये 90 होगा यहाँ पे, ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, लाइक दिस. समझ में आ रहा है. और ये होगा 90 डिग्री. परफेक्ट है. सो अब देखो ये डेविएट कैसे करेगा. सिंपल सा है, अभी फटाफट करूँगा मैं. सो बोलो यहाँ पे एक रे इंसिडेंट किया ऐसा. सो बोलो अलॉन्ग द नॉर्मल, सो I0 R0 अंदर एंटर करेगा ऐसा. बोले नॉर्मल इधर ऐसा होगा. सो बोलो दिस इज 45, दिस इज 90, दिस इज 45, तो ये भी क्या होगा 45. सो बोलो अभी क्या होगा. सेम ना, ग्लास से ही बनाइए. IC 42, I 45, I इज ग्रेटर देन IC. सो बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना यहाँ से, तो रिफ्लेक्ट करके ऐसा जाएगा. यस और नो, समझ में आ रहा है. लाइक दिस. सो बोलो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर विल बी व्हाट 45 डिग्री. यस और नो. सो बोलो क्या हो रहा था यहाँ पे, डेंसर से रेयर जा रहा था और I ग्रेटर देन IC था, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. बोलो अभी यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. बोलो अभी ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45. सो बोलो यहाँ पे भी क्या होगा, I ग्रेटर देन IC, डेंसर टू रेयर. सो बोलो यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा. ये भी 45, I इक्वल टू R, और ऐसे बाहर आ जाएगा. तो बोलो ऐसे एंटर किया और ऐसे बाहर आया, तो उसका ओरिजिनल पाथ ये है ना, ऐसा. दिस इज द ओरिजिनल पाथ, बट उसका एक्चुअल पाथ अभी ये हो चुका है. तो ऐसा जा रहा था, अभी उल्टा आ रहा है. सो बोलो रिवर्स हो गया है. सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन हियर, 180 डिग्री. फॉलो द सेम प्रोसेस, यू विल कम टू नो दिस. समझ में आ रहा है क्या. देखो ये एंटर किया, दिस इज 45, 90, 45, तो ये 45. तो बोलो डेंसर से रेयर, I इज ग्रेटर देन IC, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यस और नो. तो रिफ्लेक्ट हुआ, I एंड R सेम. यहाँ पे भी गया I 45, बोलो I ग्रेटर देन IC, डेंसर टू रेयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन I एंड R सेम. गया वापस आ गया. बोलो एंगल ऑफ डेविएशन कितना, 180 डिग्री. ऐसा सिंपल है. सो ये और ये, फर्स्ट केस में 90, सेकंड केस में 180. इसका भी एप्लीकेशन है, और ये तो हम सब ने देखा है. एवरीवन, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोकुलर. बाइनोकुलर जो होता है उसमें यूज होता है ये ऐसा. अभी बाइनोकुलर हम जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ना, द पॉइंट फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व, उधर के जो लेंस होते हैं ना वो काफ़ी क्लोज होते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे आई के बीच में डिस्टेंस कम है ना, इसलिए. तो ऐसा होगा लाइक दिस. ऐसा. बट यहां पे जो आगे जहां से लेंस में, वो एक पर्टिकुलर लेंस जहां से रे एंटर करता है, वो बड़े होते हैं ना ऐसा, लाइक दिस. ऐसा. यस और नो. सो दिस वे वी कंसिडर बाइनोकुलर्स. सो ये ऐसा होगा. तो अब क्या होगा, देखो होता क्या है, जब यहां से रेज एंटर करती है, सो कहना से यहां तक पहुंचना चाहिए ना, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. रे इधर एंटर करके थोड़ी अपने आप रिफ्लेक्ट वगैरह करके जाएगी, पूरी तरह से रेज आंखों में पहुंचनी चाहिए. सो यहां से रे एंटर कर रही है वो ठीक है, बट यहां से जो रे एंटर कर रही है, यहां से जो रे एंटर कर रही है वो नहीं पहुंचेगी ना. सो उसको भी पहुंचाना है. कम रेज जाएगी तो इमेज हमको बराबर नहीं दिखाई देगा, शार्प नहीं बनेगा, ब्लर होगा थोड़ा बहुत. हमको कंप्लीट शार्प इमेज चाहिए. तो जितनी भी रेज आ रही है मोस्टली सब जानी चाहिए आंखों में, तभी शार्प इमेज बनेगा.
सो देखो हम लोग क्या करते, देखो यहां पे हम एक पोरोप्रिज्म प्लेस करते हैं ऐसा, लाइक दिस, ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कंसीडर करते हैं, आपको अच्छे से समझेगा ऐसा, ऐसा, और यहाँ पे और एक पोरोप्रिज्म लेता है ऐसा, लाइक दिस, ऐसा प्लेस किया जाता है। यहाँ पे ऐसा एक पोरोप्रिज्म होगा, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा, ऐसा होगा एक, एंड ईयर इट विल बी लाइक दिस, ऐसा प्लेस्ड होता है ये पर्टिकुलर गैप में। सो बोलो रे ऐसा एंटर किया यहाँ से, ये ऐसा, बोलो 180 से डेविएट हुआ, ये ऐसा गया 180 से डेविएट हुआ और हमारी आंखों में जाएगा। बोलो यहाँ से रे आया ऐसा, ये 180 से डेविएट हुआ ऐसा, ये आंखों में जाएगा ऐसा। सो जितनी भी रेज है जहाँ से भी आने वाले, और भी बड़ा होता है ये साइज, यू विल अंडरस्टैंड, देखा हुआ ये। सो ये हर एक रे को बराबर उधर से डेविएट कर करके भेज रहा है, 180 180, टोटल कितना कर रहा है 360, और रे पहुँच रहा है उसके पास, ऑब्जर्वर के पास, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर देखने वाला उसके पास। समझ में आ रहा है? सो दिस वे अ बाइनोकुलर वर्क। अभी इसमें सर ऐसा होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ है, बट वो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। आपको इसमें थोड़ा बहुत डाउट आएगा, सर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, सर मिरर क्यों नहीं रखा, सर ये क्यों नहीं रखा। नो, जो बोला है वैसा ही है, सब कुछ कंसिडर करके बनाया गया। यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, एम आई क्लियर? सो दिस इज पेरिस्कोप एंड दिस इज वॉट बाइनोकुलर, 90 डिग्री 180 डिग्री, दिस इज दी एप्लीकेशन। इसको है ना हम लोग प्रोजेक्टर में भी यूज करते हैं। ये इज द प्रोजेक्टर विच यू सी इन द क्लासरूम एंड ऑल, आपको लेक्चर्स वगैरह में भी यूज़ करते रहेंगे वो, यस और नो। तो वो जो प्रोजेक्टर्स वगैरह है जो वीडियोस में भी देखते हो उसमें भी यही यूज़ होता है, टू डेविएट द रे बाय 180 डिग्री। वो सब आप थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च करो, अभी जूम लेक्चर में पूछूंगा कैसे क्या होता है, तो अब बताना मुझे, समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, आई होप इट इज़ वेरी 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 मच क्लियर। ठीक है ना क्लास, वी टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, समथिंग कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अब क्लास ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको अंडरस्टैंड करना। वंस अगेन अ रियल लाइफ बेस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब ये रियल लाइफ में एक्चुअल में होता है, आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप इसको फील भी कर सकते हो, आप इसको खुद भी कर सकते हो। क्लास ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है क्लास, हम जब वाटर में, स्विमिंग पूल में या तो कोई सी वगैरह में, कहीं पे भी समुद्र के वहाँ बीच वगैरह पे, इफ़ यू डू अंडर वाटर स्विमिंग, अगर आप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हो, सो क्लास एक पर्टिकुलर चीज़ होता है वहाँ पे, किसी किसी ने नोटिस किया होगा, किसी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। क्लास होता है ऐसा है कि व्हेन यू आर अंडर वाटर एंड यू आर स्विमिंग अंडर वाटर, और आपको अंडर वाटर रह के आपको बाहर का दुनिया देखना है। बीइंग अंडर वाटर यू वांट टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब मेरा बोलने का मतलब समझो, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं पानी में हूँ, आई एम अ स्विमर, आई एम इनसाइड द वाटर परफॉर्मिंग अंडर वाटर स्विमिंग, एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू लुक द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब मान लो कि स्काई में, आसमान में एक बर्ड इज फ्लाइंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग, एंड आई वांट टू सी द बर्ड फ्रॉम इनसाइड द वाटर, यस और नो? सो मैं पानी के अंदर हूँ, बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है। सो अब देखो होता क्या है, अब होता है ऐसा है कि जब मैं पानी के अंदर हूँ और अगर मुझे बर्ड को देखना है तो कहना ऐसे मैं ऊपर देखूंगा और मैं वाटर के सरफेस पे देखूंगा ना, और वाटर का सरफेस क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, सो मुझे बाहर का दुनिया दिखाई देगा और वो बर्ड दिखाई देगा। अब वाटर क्लीन होना चाहिए, इतना दिमाग लगाने का थोड़ा। बट क्लास होता क्या है पता है, आप जब ऊपर वाटर सरफेस को ऑब्जर्व करते हो और वो बर्ड को देखने का ट्राई करते हो, सो क्लास आपको वो पूरे वाटर सरफेस से कभी भी बाहर का दुनिया नहीं दिखाई देगा।
आपको वो सरफेस पे एक पर्टिकुलर सर्क्यूलर एरिया बनता हुआ दिखेगा. देयर विल बी अ सर्क्यूलर एरिया ऑन द सरफेस. वो सर्क्यूलर एरिया के थ्रू ही आप बाहर देख पाओगे. मतलब वो जो सर्क्यूलर एरिया होगा ना, सिर्फ वही ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगा. बाकी का जो पूरा सरफेस है, इट विल बिहेव एज एन ओपेक मीडियम. इट विल बिहेव एज एन ओपेक मीडियम. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास, मेरा पॉइंट फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल वेरी वेल. मैं एक अंडर वाटर स्विमर हूँ. आई एम इनसाइड द वाटर. आई वॉन्ट टू सी दी आउटसाइड वर्ल्ड. कि प्लेन जा रहा है, बर्ड जा रहा है, जो भी कुछ जा रहा है उसको मुझे देखना है. सो आई एम इनसाइड द वाटर. आई वॉन्ट टू सी दी आउटसाइड वर्ल्ड. आई एम सीइंग अपवर्ड्स. जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे बाहर का दुनिया देखना है. सो मैं क्या देखता हूँ कि वाटर सरफेस है, वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे कहीं से भी दिखना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है. आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा. आपको दिखेगा कि वो सरफेस पे एक सर्क्यूलर एरिया बना है. वो जो सर्क्यूलर एरिया बना है वो ही सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है. और पूरा जो वाटर सरफेस है, रेस्ट ऑफ द वाटर सरफेस, वो ओपेक मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है. मतलब वो मीडियम के थ्रू आपको बाहर का दुनिया नहीं दिखेगा. बट ये जो सर्कुलर एरिया है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, उसके थ्रू आपको बाहर का दुनिया दिखाई देगा. और जब वो एरिया में वो प्लेन आएगा, वो बर्ड आएगा, तभी आपको दिखेगा. रेस्ट ऑफ द टाइम वो दिखाई नहीं देगा. एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है क्लास? एक्चुअल में वो जो सर्कुलर एरिया है वो सर्कुलर नहीं है. वो एक्चुअल में आपके आई के साथ एक कोन बन रहा है. योर आई इज मेकिंग अ कोन. ऐसा योर आई इज मेकिंग अ कोन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेस ऑफ वाटर. और वो कोन का, कैन आई से, जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, मतलब कोन का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सर्क्यूलर ना. तो सर्क्यूलर एरिया है और फिर कोन बन रहा है. यस और नो? सो सर्क्यूलर एरिया एंड द कोन इज मेड. सो एक्चुअल में क्या बन रहा है? कोन बन रहा है. एक इमेजिनरी कोन बन रहा है ऐसा. और उसका सरफेस कैसा? सर्क्यूलर. बट आपको सिर्फ सर्कल दिखेगा. वो जो लाइंस वो आपके आई के साथ ज्वाइन हो रहा है एंड दैट इज इमेजिनरी. समझ में आ रहा है क्या? और वो कोन के थ्रू ही आप बाहर देख पाते हो और बाहर का आउटसाइड वर्ल्ड फील कर पाते हो. समझ में आ रहा है? अब हर एक ऑब्जर्वर के लिए ये जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब ये जो कोन बनता है, ये अलग अलग होता है. मतलब मेरे लिए अलग बनेगा, मेरे साथ कोई और अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है उसके लिए अलग होगा, कोई किसी और के लिए अलग होगा. सो फॉर एवरीवन इट इज़ डिफरेंट. अब डिस्कवरी वगैरह प्रोग्राम वगैरह देखोगे ना, सो विल सी कैमरा में कभी कभी वो फील्ड ऑफ व्यू आता भी है. वो जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उसको दिखता है ऐसा सर्कल बन रहा है. समझ में आ रहा है? सो यू कैन सी. आप कभी देखना वीडियो वगैरह में, या तो आप खुद भी फील करना, जब पानी के अंदर जाओगे सीधा सरफेस एक सर्कल बनेगा, एक कोन बनेगा जिसके थ्रू आप बाहर देख सकते हो. रेस्ट ऑफ द सरफेस से आप बाहर नहीं देख सकते. समझ में आ रहा है? सो ये जो एरिया बन रहा है, ये जो कोन बन रहा है जिसके थ्रू यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड, इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू. समझ में आ रहा है क्लास? दिस इज फील्ड ऑफ व्यू. ये होता क्यों है? ये चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. समझो कैसे. और क्लास मान लो ये वाटर का सरफेस है ऐसा. दिस इज वाटर सरफेस. और ये वाटर सरफेस के लिए मान लो यहां पे है स्विमर ऐसा. ये स्विमर है. अब देखो क्या होगा. बोलो, स्विमर से ऐसा रेस जाएगा ना बहुत सारा, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में. अब ये नहीं सोचने का स्विमर सर सोर्स थोड़ी ना, उससे रेस कैसे निकलेगा. हर एक बॉडी में से, हर एक आप में से, मेरे में, सब में से रेस निकलता है. लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट करके गया, लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट करके गया. हमारा बॉडी भी रेडिएशन करता है. समझ में आ रहा है? सो वो भी रेस पास ऑन कर रहा है. समझ में आ रहा है? सो या तो ये याद रखो, लाइट हम पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट करके गया, लाइट हम पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट करके गया. सो हर जगह से रेज आ रहा है, हमसे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है. तो हमसे भी क्या जा रहा है? n नंबर ऑफ रेस पास हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. सो ये स्विमर है, इससे भी रेस जाएगा इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन.
मान लो कहना ऐसे ऐसा रेस जाते रहेगा। अब क्लास जब रेस जाएगा और ये सरफेस पे हिट करेगा तो कहना ऐसे एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी डिफरेंट। अब क्लास मैं स्विमर की बात कर रहा हूँ तो बड़ा ऑब्वियस है, जो मीडियम है वाटर है और ये एयर है। सो बोलो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज 49 डिग्री ना। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? अभी वो क्या होगा क्लास? बोलो इससे मल्टीपल रेस निकलेगा और मल्टीपल रेस जब ये सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंसिडेंट होगा सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एवरी पर्टिकुलर रे एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट ना। सो कहीं यहां पे हिट किया तो मान लो 10 डिग्री है, कहीं यहां पे हिट किया तो मान लो 20 डिग्री है, कहीं यहां पे हिट किया तो मान लो 30 डिग्री है, कहीं यहां पे हिट किया तो मान लो 40 डिग्री है। तो कहना है इसे ये साइड पे और ये साइड पे ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट भी होगा ना जहां पे वो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 भी होगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये सरफेस है, ये स्विमर है, इससे रेस गया ऐसा, ये पहले ऐसा चला गया, चलो तो इधर आई क्या है 0 है, ये रे गया ऐसा, तो इसके लिए आई क्या है 10 है, मान लो इसके लिए आई क्या है 20 है, ये रे गया ऐसा, इसके लिए आई क्या है 30 है, यहाँ पे भी 30 है, बोलो ये रे गया ऐसा, यहाँ पे 40 है 40 है, तो कहना ऐसे एक रे तो ऐसा आएगा ना जिसके लिए एंगल भी कैसा होगा 49 डिग्री। कैसा होगा 49 डिग्री। सो this swimmer is going to emit n number of rays in every possible direction in infinite number of directions. So when this particular rays is incident on the surface, can I say this rays will make different angle of incidence. So angle of incidence के values के अलग अलग possibilities हो गए, वो n number of possibilities में से एक possibility 49 डिग्री भी होगा। सो मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इंसिडेंट होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इंसिडेंट होता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे दिस इज 49, दिस इज 49। सो बोलो ये अगर 49 ऑल्टरनेट एंगल ना तो ये भी कितना होगा 49, ये भी कितना होगा 49। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? तो बोलो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 98 डिग्री। कैसे और नो? जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिस कैन बी, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, चलो उसका बाद में करता हूँ, अभी के लिए 98 यार को जब मैं वैल्यूज़ दिखूंगा तब बताता हूँ आपको। चलो ये 49, ये 49, ये 98। बोलो यहाँ पे क्या होगा, बोलो क्रिटिकल एंगल कितना है वाटर का 49, और बोलो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 49। तो बोलो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज टू बी 90 डिग्री। तो देखो ना कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये डेंसर है, ये रेयर है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड आई इज इक्वल टू आई सी, योर आई इज इक्वल टू आई सी, आई इज इक्वल टू आई सी। सो टेल मी ना व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? $90 डिग्री। ऐसा क्या बोलते हो भाई, समझ में आ रहा है? सो R90 परफेक्ट। चलो नेक्स्ट इज, अब टेल मी क्लास इसके आगे कहीं पे भी अगर इसमें से रे इंसिडेंट होगा लाइक दिस, ऐसा अगर मैंने कंसिडर किया यहां पे लाइक दिस, यहां पे लाइक दिस, यहां पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा,
सो टेल मी, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, can I say I will be greater than IC? Can I say I will be greater than IC? सो बोलो क्या होगा? अरे बड़ा ऑब्वियस है, इधर 49 हो गया, इसके आगे कहीं पे भी इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने वाला है ना. सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर 2 points, here, what will be angle of incidence? Greater than critical angle. So बोलो क्या होगा? TIR, ऐसा. Yes or no? So here there will be TIR, total internal reflection. As you can see, I is greater than IC and the light is going from denser to rarer. So what will take place here? TIR. So ये पॉइंट से बोलो, हमने बोला है ना जब R इक्वल टू 90 होता है तो जस्ट TIR होता है ना, बिगिनिंग ऑफ TIR. इसके आगे हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, डेंसर टू रेरर. बोलो TIR होगा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह पे क्या होने वाला है? TIR. द रे ऑफ लाइट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड बैक. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से पूरा रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा, यहाँ से पूरा रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा. सो अभी आगे सरफेस कहीं तक भी है तो रिफ्लेक्शन, अभी आगे सरफेस कहाँ तक भी है? रिफ्लेक्शन. बोलो इतने पार्ट में, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कैन आई से अगर रे इस पे हिट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस will be less than critical angle. If angle of incidence is less than critical angle तो बोलो TIR के रिफ्रैक्शन ना, मतलब यहां से लाइट बाहर जा सकता है. Yes or no? So from here the light can go out to the another medium, रिफ्रैक्शन करके. यहां पे रिफ्रैक्शन बंद, यहां पे रिफ्रैक्शन बंद, only TIR, only reflection. From here there is a refraction because I is less than IC. सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करो ना. बोलो अगर यहां से लाइट बाहर नहीं जा सकता रिफ्लेक्ट करके तो बाहर का लाइट यहां से अंदर भी नहीं आ सकता ना. यहां पे भी आएगा तो बाहर, यहां पे भी आएगा तो सेम ऐसा. सो फ्रॉम दिस रीजन टू एनीवेयर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू एनीवेयर, लाइट कैनॉट कम इनसाइड, लाइट कैनॉट गो आउटसाइड. बट फ्रॉम दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, कैन आई से लाइट कैन गो आउटसाइड ना. सो लाइट कैन कम इनसाइड ना. सो अगर यहां पे मैं कंसीडर करूं कि एक बर्ड है, सो बोलो अगर यहां से रे ऑफ लाइट बाहर जा सकता है तो ये बर्ड का रे अंदर भी आ सकता है ना. तो तभी तो ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा, और जब ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा तभी तो उसको बर्ड दिखाई देगा ना, क्योंकि बर्ड का रेज जब आंखों में आता है तब दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा. सो ये उसको तभी दिखाई देगा जब इसका रे जाएगा. और रे का अलाउंस जो है सब यहीं से है, क्योंकि यहीं से रे बाहर जा सकता है, क्योंकि यहीं से रे अंदर जा सकता है, और बाकी सब यहां पे तो रिफ्लेक्शन होने वाला है. सो अगर अंदर से रिफ्लेक्शन हुआ तो बाहर से भी रिफ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि यहां से जो भी रीजन है, यहां से जो भी रीजन है अब ओपेक मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है. Yes or no class? So only this part is actually behaving as a transparent medium. This part becomes an opaque medium, behaves as an opaque medium. So देखो ना, बर्ड अगर यहाँ पे होगा, so देखो इसका रेज आएगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, आएगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा. बर्ड यहाँ पे होगा, आएगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, आएगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा. पर बर्ड जब यहाँ पे होगा तो रे अंदर जाएगा, आंखों में जाएगा, रिट्रेस करेगा, इमेज बनेगा, दिखाई देगा. So can I say only this is the region through which the object can be seen. So this is the region which is called as field of view. और जब आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, कोन बनेगा ना, रेज जाएगा ऐसा, 3D इफेक्ट होगा, 3D ऐसा जाएगा रेज ऐसा. सो बोलो ये जो यहाँ पे एरिया बनेगा, एरिया वो कैसा बनेगा? सर्क्यूलर बनेगा ना सरफेस पे. सो थ्रू दिस द आई ऑफ द स्विमर विल मेक अ कोन विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस थ्रू विच द आउटसाइड ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, अदरवाइज इट कैन नॉट बी सीन. आई होप आई एम क्लियर विद दिस.
सो बर्ड यहाँ पे है तो दिखेगा, यहाँ पे है तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, इधर रिफ्लेक्शन, इधर रिफ्लेक्शन, इधर रिफ्रैक्शन। सो रे अंदर भी आया, रे बाहर भी गया, तो रे आंखों में आया, दिखा, यहाँ पे नहीं आया रे तो नहीं दिखा। सो इतने एरिया में से दिखेगा, प्लेन जाएगा तो भी दिखेगा, जो भी जाएगा दिखेगा, बट ओनली थ्रू दिस एरिया। दिस इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। अब हमको ये कैलकुलेट करना होता है कि ये जो कोन बन रहा है उसका हाइट कितना है, उसका रेडियस कितना है। व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो क्लास सबसे पहले अब देखो ये जो होगा ना, ये सबसे पहले इसको जो बोला जाता है ना, इसको ना वर्टेक्स एंगल बोला जाता है। वर्टेक्स एंगल जो होता है 2 अल्फा, मतलब ये जो एंगल बना है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। इसको बोला जाता है सेमी वर्टेक्स एंगल। तो सेमी वर्टेक्स एंगल बोलो, ये 49 तो ये भी कितना 49, ये 49 तो ये भी कितना 49, यस और नो? तो 49 49 कितना हो गया 98, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा 98। सो वर्टेक्स एंगल इज 2 अल्फा विच इज 98 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट रेडियस आर। तो आपको ये वाला ट्राइंगल दिखता है ऐसा। सो कैन आई से दिस विल बी अल्फा ना, वर्टेक्स एंगल कितना 2 अल्फा, तो सेमी वर्टेक्स एंगल क्या होगा अल्फा। बोलो ये क्या है आर, दिस इज एच। सो अगर मैं 10 लू 10 अल्फा, बट कैन आई से दिस अल्फा इज इक्वल टू आई सी ना। अरे 49 क्या है, क्रिटिकल एंगल है। सो अल्फा किसके इक्वल है, आई सी के। सो दिस बिकम्स 10 आई सी इज वॉट बोलो क्या होगा 10 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। सो इट विल बी आर अपॉन एच। सो टेल मी व्हाट विल बी आर, एच 10 आई सी, यस और नो? अब क्लास जब मैं इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करता हूँ ना, सो मुझे आगे भी इसका फॉर्मूला मिलता है कि आर इज एच अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर माइनस 1। दिस यू हैव टू रिमेंबर। Fourth is h is equal to r into root of mu square minus 1. And last we find is ये जो सर्क्यूलर एरिया बन रहा है इसको कहा जाता है पैच, सर्क्यूलर पैच। सो व्हाट इज एरिया ऑफ पैच? सो एरिया ऑफ पैच ए, बोलो कैसे सर्क्यूलर है तो पाई आर स्क्वेयर, यस और नो? वी नो व्हाट इज आर, सो टेल मी व्हाट विल बी ए, पाई एच स्क्वेयर अपॉन म्यू स्क्वेयर माइनस 1। सो ये है सारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं फॉर फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ TIR, सब रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सो जब भी आप स्विमर हो, आप बाहर का दुनिया देखने का ट्राई करोगे, पूरे से नहीं दिखता है, सिर्फ एक कोन बनता है आपकी आंखों से, उससे ही आप देख सकते हो बाहर का वर्ल्ड, विच इज कॉल्ड एज कोन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू, और ये उसके सारे फॉर्मूले हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ TIR. Third application is optical fiber. Optical fiber. अब क्लास ये जो ऑप्टिकल फाइबर है क्लास, ये मॉडर्न वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और क्लास अभी तो अगर ये वाले सिचुएशन की अगर हम बात करें, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर ही है जिसने हमको सबसे ज़्यादा हेल्प की है। अब क्लास आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, जो राउटर लगा हुआ है, वो राउटर में जो वायर कनेक्टेड है इंटरनेट का, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर। और वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आपका इंटरनेट वर्क करता है। समझ में आ रहा है क्लास? सो ऑप्टिकल फाइबर इज द वन
who is transmitting, receiving the data to you. समझ में आ रहा है? For you and you are transmitting also, you are receiving also. जो भी है, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आप वर्क कर रहे हो आपके मोबाइल वगैरह पे, लैपटॉप वगैरह पे, थ्रू वाईफाई, इट इज़ ऑल ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर. समझ में आ रहा है क्लास? सो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये मॉडर्न वर्ल्ड का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है फॉर द इंटरनेट. वाईफाई वगैरह का जो राउटर वगैरह का वायर है, सब यही है. आप चाहे तो जाके चेक भी कर सकते हो. वो जो वायर है दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर. बहुत ज़्यादा काम का एप्लीकेशन है. इसको और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है. पहले मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस का बात करते हैं इन डिटेल. अब क्लास ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत ऑब्वियस हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ TIR कर रहे हैं. सो इसका जो प्रिंसिपल है, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ TIR. ये क्या फॉलो करता है? TIR फॉलो करता है. इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. बेसिकली क्लास ऑप्टिकल फाइबर एक वायर है, अ लॉन्ग वायर. वाईफाई मैंने क्या बोला अभी, राउटर में क्या लगा वायर ना. सो इट इज अ लॉन्ग वायर which performs total internal reflection to transmit data from one point to another point. कैसे क्या? You will understand. सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, पहले तो ये बनता कैसे वो समझ लो. ऑप्टिकल फाइबर कैसे होगा, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है, अंडरस्टैंड दैट. सो क्लास ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ टू मेन, ऐसा बोल सकते कंपोनेंट. फर्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज कोर एंड सेकेंड इज क्लेडिंग. कंपोनेंट भी नहीं बोलेंगे उसको, मतलब ये दो पार्ट्स है ऐसा बोल सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कोर एंड सेकेंड इज क्लेडिंग. ये दोनों को मिलके क्या बनता है? ऑप्टिकल फाइबर, एक पर्टिकुलर वायर. समझ में आ रहा है? अभी कोर जो होता है, कोर इज मेड ऑफ ग्लास, और वो जो ग्लास का मटेरियल होता है दैट इज क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज इज अ टाइप ऑफ ग्लास मटेरियल. वंस अगेन जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, सर्च इट ऑन गूगल, फोटो वगैरह देखो, आपको और अच्छे से समझेगा. सो ये जो क्वार्ट्ज होता है ग्लास, इससे हम कोर को बनाते हैं. कैसे कोर को बनाते हैं? देखो हम क्या करते हैं, वो जो ग्लास होता है ना, उसको थिन फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं. इतना थिन जितने हमारे बाल होते हैं. सो इट इज गिवन अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, ऐसा ग्लास लिया, वो ग्लास को बहुत सारे ऐसे थिन फाइबर्स में डिवाइड कर दिया ऐसा, तो ऐसा बन गया सब. समझ में आ रहा है? और फिर इसका हमने बंडल लिया है. समझ में आ रहा है? सो विल कंसिडर बंडल ऑफ दिस थिन फाइबर ग्लास. समझ में आ रहा है? सर ऐसा क्यों किया, पूरा ग्लास क्यों नहीं लिया? अरे पूरा ग्लास लूंगा तो मैंने क्या बोला, वायर जैसा होता है ना वो, तो वायर को तो हम बेंड करते हैं, सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल ना. बट ग्लास फ्लेक्सिबल नहीं होता है. ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. अगर मैं उसको बेंड करूंगा इट विल ब्रेक ना. सो इसीलिए मैं ग्लास को ऐसे यूज नहीं कर सकता. मैंने क्या किया है, उसको थिन फाइबर्स में कन्वर्ट किया बाल की तरह, और फिर उसका बंडल लिए. तो कहना ऐसे, अगर मैं उसको बेंड करूंगा अभी तो इजीली बेंड होगा, इट विल बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि मुझे उसको वायर फॉर्म में यूज़ करना है. वायर फ्लेक्सिबल होता है, येस और नो. तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि मैंने ग्लास लिया है, ग्लास तो फ्लेक्सिबल नहीं है, टूट जाएगा मोड़ूंगा तो. पर फिर मैंने क्या किया, उसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, उसको फाइबर्स बना दिया, थिन थिन फाइबर्स बड़े बड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर उसका बंडल ले लिए. तो वही बन रहा है, बट अभी वो फ्लेक्सिबल है, अभी वो मुड़ सकता है. समझ में आ रहा है क्या? सो क्लास ये बन जाएगा क्या, कोर. दिस विल बी कोर. ग्लास का ऐसा बंडल थिन फाइबर्स का, इट विल बी कोर. और ये जो क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग इज बेसिकली अ प्लास्टिक मटेरियल जैकेट, जो उसके ऊपर हम लोग कोट करते हैं. देयर इज कोटिंग ऑफ क्लैडिंग, अ प्लास्टिक मटेरियल जैकेट. सर प्लास्टिक का क्या होगा, जैकेट होगा, जिससे हम उसको कवर कर देंगे. समझ में आ रहा है? तो ग्लास फाइबर को सिर्फ एक कोटिंग दी है, किसका, क्लैडिंग का. समझ में आ रहा है क्लास? फिर इसके बाद और एक ऐसा कोटिंग होता है
देयर इज वन मोर कोटिंग विच इज, ऐसा बोल सकते हैं, दिस कोटिंग इज कॉल्ड एज बफर कोटिंग। मतलब ये पूरे ये कोर और ये क्लैडिंग मिलके ऑप्टिकल फाइबर बनाएगा, और फिर हम क्या करते हैं, ये पूरे ऑप्टिकल फाइबर को एक बफर कोटिंग से, वन सेकेंड प्लास्टिक मटेरियल, उससे पूरा कोट कर देते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज, सेफ्टी के लिए। समझ में आ रहा है, कुछ लीकेज वगैरह ना हो इसलिए। सो ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स, या तो टू ऐसा बोल सकते पार्ट्स। फर्स्ट इज कोर, सेकंड इज क्लैडिंग। कोर किससे बनता है? ग्लास से, क्वार्ट्ज से। और क्लैडिंग क्या होगा? प्लास्टिक से। पहले कोर होगा, ग्लास का पूरा हम थिन फाइबर्स लेंगे हेयर जैसा, और उसका बंडल बनाएंगे तो फ्लेक्सिबल है। फिर उसको प्लास्टिक जैकेट से कोट कर देंगे, फिर उसका बफर कोटिंग होगा और ये प्लास्टिक मटेरियल फॉर सेफ्टी पर्पस। समझ में आ रहा है क्लास? सो दिस वे एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड। समझ में आ रहा है क्या? सो क्लास, अब एक और चीज पे ध्यान देना कि व्हेन आई टॉक अबाउट कोर, ये जब कोर का बात करता हूं मैं और क्लैडिंग का बात करता हूं, तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.7, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। सो दिस इज 1.7, दिस इज 1.5। समझ में आ रहा है क्या? सो बोलो किसका ज़्यादा है? कोर का ना। तो बोलो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर। सो कोर इज द डेंसर मीडियम, क्लैडिंग इज द रेयरर मीडियम। दिस इज डिसाइडेड नाउ, एंड यू शुड नो कॉमन सेंस, म्यू ऑफ कोर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ क्लैडिंग। ये एमसीक्यू में पूछता है तो याद रखने का। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास, अब देखो ऑप्टिकल फाइबर मैंने कंस्ट्रक्ट कैसे होता है बता दिया मैंने। सो डायग्राम बना था उसका इसके ही बेसिस पे, तो ऐसा होगा कुछ। सो लाइक दिस। अभी ये वायर होता है, वायर का साइज कैसा होता है देखा आपने। बड़े मैं ड्रॉ कर रहा हूं बड़ा कि आपको समझे। सही बोलो, ये क्या होगा? ऐसा। लाइक दिस। सो ऐसा ले लेते इसको, कंटिन्यूएशन है वायर का, या तो ऐसा ही ले लो चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा ये ऐसा। समझ में आ रहा है? सो क्लास, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्लैडिंग है, ऐसा रख सकते। ये जो है दिस इज क्लैडिंग, द प्लास्टिक कोटिंग, द प्लास्टिक जैकेट। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या नाम दूंगा? दिस इज क्लैडिंग। और ये जो बीच में ये थिन फाइबर्स होगा, ये एक्चुअल में ऐसा होगा बीच में, बट मैंने एक साथ बता दिया ऐसा। बंडल ऑफ थिन फाइबर्स, दैट इज कोर। ये कोर होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कोर, दिस इज क्लैडिंग। इसके ऊपर पूरा एक बफर कोटिंग होगा, वो ठीक है, इसके ऊपर है, वो समझ जाओ। अभी हम इंटरनली स्टडी कर रहे हैं उसको, वो पूरा उसको कवर कर देगा। समझ में आ रहा है? सो इट विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट इज, अभी आगे अंडरस्टैंड करना, ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरीके से वायर बनता है ऐसा। अब इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा ये आपको समझना है। तो क्लास में क्या करता हूं, चलो सबसे पहले मीडियम डिसाइड कर लेते हैं। बोलो बाहर तो एयर है, सो दिस इज एयर। बोलो अंदर क्या है? कोर एंड देयर इज क्लैडिंग। बोलो कोर क्या है? कोर और क्लैडिंग में कंपैरिजन किया, सो ये डेंसर है, ये रेयर है। समझ में आ रहा है? एयर, कोर एंड क्लैडिंग, ये डेंसर, ये रेयर। समझा ना ये? ओके। चलो अभी ये सरफेस के लिए नॉर्मल होगा ऐसा, परफेक्ट है। दिस इज द नॉर्मल। सो अब देखो क्या होता है,
मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे यहां पे एक रे को इंसिडेंट करता हूं, ऐसा समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। सो क्या होता है बोलो, अभी रे ऑफ लाइट कहां से कहां पास हो रहा है, इट इज चेंजिंग द मीडियम ना, एयर से कोर में जा रहा है, सो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, दिस इज ऑल्सो रेयरर, सो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। सो बोलो जब ये रेयरर टू डेंसर जाएगा तो किधर बेंड करेगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा ये बेंड हो गया भाई इधर। अब जाके ये वाले सरफेस पे, ये इंटरफेस पे, कोर क्लेडिंग के इंटरफेस पे वो हिट करता है। अब क्लास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि जब ये रे ऑफ लाइट जाके कोर क्लेडिंग के इंटरफेस पे हिट करेगा तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा ना। सो वी सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर कोर क्लेडिंग इंटरफेस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कोर क्लेडिंग के ये जो इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा है। अब ये कोर क्लेडिंग के लिए मैं क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, आई कैन यूज द फॉर्मूला आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाई म्यू वन ना। अरे आई एम गोइंग फ्रॉम कोर टू क्लेडिंग, यस और नो। सो बोलो कोर से क्लेडिंग जा रहा हो तो कोर क्या है, कोर इज व्हाट, फर्स्ट मीडियम, एंड क्लेडिंग इज व्हाट, सेकेंड मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2। सो बोलो म्यू वन क्या आएगा 1.7, ये क्या आएगा 1.5, तो बोलो इससे क्रिटिकल एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा ना, यस और नो यार बोलो। सो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ का ये कोर क्लेडिंग के इंटरफेस का मुझे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू पता चल गया है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ऐसा सिलेक्ट किया है कि जब ये अंदर हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और जाके कोर क्लेडिंग के इंटरफेस पे हिट किया, सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और जब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो कैन आई से इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर ये भी क्लेडिंग है, डेंसर टू रेयरर, and the angle of incidence is greater than critical angle. So tell me now what will happen here, total internal reflection क्या होगा यहाँ पे, total internal reflection। so बोलो वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है ना वो, तो अभी क्या होगा, अभी अगर मैं थोड़ा सा अलग पेन से शो करूँ तो ऐसा, it will perform total internal reflection ऐसा। अब मान लो यहाँ पे आके हिट किया तो अब ये इस तरीके से प्रोसेस होता है कि यहाँ पे भी आई विल बी ग्रेटर देन आई सी एंड इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो बोलो वापस क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो यहाँ पे भी क्या होगा, आई ग्रेटर देन आई सी, यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड कैन आई से नाउ इट विल गो आउटसाइड लाइक दिस। सो लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप जितने भी डिस्टेंस पे वायर लगाओगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाइट ट्रैवल करेगा बाय परफॉर्मिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो फायदा क्या है, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी इफ यू रिमेंबर दिस। सो पूरे लाइट का जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल होके जाता है बाय परफॉर्मिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट ऑप्टिकल फाइबर इज। सो ऑप्टिकल फाइबर will transmit the light from one point to another point, will transmit the light energy from one point to another point without any loss of energy. Yes or no class? This is optical fiber. समझ में आ रहा है क्या? Yes or no? So class इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अब क्लास इसके एप्लीकेशन को समझो। मैंने क्या बोला कि आपका जो वाईफाई का राउटर होता है उसमें जो वायर लगा हुआ है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, वो यही है। सो ये ऑप्टिकल फाइबर ही है जो इंटरनेट चलाता है और इंटरनेट के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसमिट करता है। तो आप जो भी जूम लेक्चर वगैरह वाईफाई वगैरह पे अटेंड करते हो, जो भी वीडियोस वगैरह देखते हो वाईफाई वगैरह पे, एवरीथिंग वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन,
वो वाईफाई पे चल रहा है, और वाईफाई किस पे चल रहा है? ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर ही है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। देखा होता है ना, वाईफाई पे एक वायर लगा होता है, वो वायर कनेक्टेड होता है फ्रॉम द सर्विस जहाँ से आपने ये इंटरनेट लिया है, और फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पूरा आता है। समझ में आ रहा है? तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके आप तक भेज रहा है और आप रिसीव कर रहे हो वाईफाई के थ्रू, वो किसके थ्रू आ रहा है? ऑप्टिकल फाइबर। आई कैन टेक एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मान लो कि मैं एक लैपटॉप पे बैठा हूँ और वाईफाई के थ्रू आई वॉन्ट टू सेंड अ पिक्चर। अभी ध्यान देना कैसे काम करता है, हाउ डज इंटरनेट वर्क के वाईफाई के थ्रू। सो मैं एक इमेज भेजना चाहता हूँ, सो मैंने लैपटॉप से एक इमेज सेलेक्ट किया और मैंने उसको सेंड किया, चलो मेल किया। सो वो इमेज को जब मैं मेल करता हूँ, सो होगा क्या, वो इमेज बेसिकली, वो इमेज भी क्या है, पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ एक एनर्जी है ना, इमेज भी किससे बनता है? इट इज़ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे ही फॉर्म होता है। सो वो भी क्या है, एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा लाइट एनर्जी में। अब क्लास अंडरस्टैंड करना, हाउ डज वाईफाई वर्क, हाउ डज इंटरनेट वर्क। इंटरनेट में है ना, आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, जो भी कॉल वगैरह जो भी आप चला रहे हो दुनिया में, everything is a radiation. And which radiation? It is electromagnetic radiation. Every information which you receive through internet is electromagnetic waves, or in the very first lecture I have told you what are light waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो इस दुनिया में, जो भी इंफॉर्मेशन एक से दूसरे पॉइंट पे भेजा जा रहा है through internet, it is in the form of electromagnetic waves, it is in the form of light waves, not only through internet। आप जो भी टीवी पे देख रहे हो, आप जो भी रेडियो पे सुन रहे हो, जो भी कहीं पे भी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है, it is all in terms of electromagnetic waves, it is all in terms of radiation। आपका जो मोबाइल फ़ोन में आप जो कॉल वगैरह करते हो, जो टावर वगैरह से आपका सिम कार्ड वगैरह चलता है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट इज़ माइक्रोवेव्स, यस और नो। सो ये सब क्या है? रेडिएशंस वगैरह ही तो है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही क्या होता है? लाइट वेव्स। तो इन शॉर्ट, यू आर ट्रांसमिटिंग एवरी पर्टिकुलर डेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज लाइट वेव्स। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? सो क्लास, इसके बाद में थोड़ा और मैं डिटेल में आपको एग्जांपल वगैरह दूंगा जब हम लोग लाइव मिलेंगे। सो विल टॉक इन मोर डिटेल्स, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली इन जूम लेक्चर एंड ऑल। बट अभी के लिए एग्जांपल समझो। अब होता क्या है कि मान लो मैंने वही एग्जांपल है, लैपटॉप पे मैंने एक इमेज लेके मैंने इमेज भेजा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैंने ऑप्टिकल फाइबर लगाया, मान लो मैं ऐसा सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर डायरेक्टली वायर टू वायर कनेक्ट कर दिया मैंने। सो मेरा इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगा? जो मेरा राउटर है उसके पास। अब उससे एक वायर कनेक्टेड है, और मान लो ऐसा है कि वो वायर कनेक्टेड, मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा है कि कुछ अराउंड 100 मीटर पे, या तो 200 मीटर पे, 500 मीटर पे मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने वो इमेज भेजा है। सो वो मेरा जो इन्फॉर्मेशन वो किसके पास गया? वाईफाई के पास। वाईफाई में उसको वाईफाई ने उसको कंसिडर किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट एनर्जी। फिर वो वाईफाई के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देगा राउटर के थ्रू। अब वो ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगा एज अ लाइट एनर्जी, ऐसा। और फिर वो अंदर क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते 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 जहां तक वो वायर है 500 मीटर पे, वो वहां पे पहुंचेगा। और फिर वहां पे पहुंचेगा तो बोलो, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो कर रहा है, सो इज देयर एनी लॉस ऑफ एनर्जी? नो। तो मेरा जो इमेज है वैसा के वैसा ही रहेगा। सो इट विल गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट विल बी रिसीव। फिर उसके वो राउटर पे आएगा, वो राउटर से वाईफाई के थ्रू इंफॉर्मेशन उसके फ़ोन पे, उसके लैपटॉप पे जाएगा। दिस इज़ द वे एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। तो जो भी मैसेजेस वगैरह करते हो, जो भी आप व्हाट्सएप वगैरह, जो भी आप ऐप्स वगैरह चलाते हो, इट इज़ इफ़ यू आर यूजिंग इट थ्रू वाईफाई, राउटर के थ्रू आप चला रहे हो, सो एवरी इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉट? इट इज़ इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसलिए वाईफाई में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, आपका इंटरनेट का स्पीड भी अच्छा होता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन आता है वो फास्ट भी आता है, और आपको इन्फॉर्मेशन और स्ट्रांगली मिलता है, अच्छे से मिलता है। आप जब वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो उसमें क्लैरिटी वगैरह ज़्यादा होता है वाईफाई पे,
यस और नो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यस और नो क्लास। सो जो वाईफाई का वायर आप देख सकते हो जाके, वो वायर को देखो, यू विल सी ऑप्टिकल फाइबर, वो उसमें ग्लास वगैरह आपको दिखाई देता है, यू कैन सी टू इट। समझ में आ रहा है क्लास? और एक चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिकल प्रोसेस, इट इज़ यूज इन एन एप्लीकेशन कॉल्ड एज एंडोस्कोपी। कभी अगर आपने सुना होगा तो। अब क्लास जब भी आप जाते हो फॉर एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी किस लिए यूज़ होता है ये ध्यान रखने का। सी एंडोस्कोपी इसलिए यूज़ होता है कि मान लो आपके कोई बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया या तो कुछ भी हुआ है, आपको इंटरनली हुआ है तो बाहर से वो दिखेगा नहीं। सो अब इंटरनल बॉडी में जो भी डिजीज़ हुआ है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ, वो चेक करना है। जो भी अंदर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में अगर कुछ अगर चेक करना है, सो एंडोस्कोपी किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि देयर इज़ अ वायर, वो वायर होता है ऑप्टिकल फाइबर। वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ एक कैमरा कनेक्ट किया जाता है और माउथ के थ्रू आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। सो वायर को आपके बॉडी के अंदर डाला जाएगा और फिर वो प्रोसेस होता है, दे विल डू इट करेक्टली, और जो बॉडी पार्ट को उनको चेक करना है वहाँ तक उसको लेके जाया जाता है। फिर क्या होगा, वो जो वायर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है वो ये पर्टिकुलर ऑर्गन का इमेज क्लिक करता है और वो इमेज एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होगा और वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या, लाइट एनर्जी ना, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो ट्रैवल करता है और वो ट्रैवल करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, और फिर वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। कंप्यूटर से जो भी सिस्टम से उससे कनेक्टेड होगा और फिर वो कंप्यूटर पे, वो स्क्रीन पे वो पर्टिकुलर ऑर्गन का, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है ना, वो पर्टिकुलर ऑर्गन का इमेज फॉर्म होता है और वो इमेज दिखाई देगा और पता चलेगा कि ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंडोस्कोपी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन और एक बता दो, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिफ्रैक्टोमीटर्स। इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टोमीटर्स। ऐसा पहला मैंने क्या बोला, एंडोस्कोपी। सेकंड मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड। खाली ये याद रखो, बाय द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशन याद रखने का। नेक्स्ट इज एक लास्ट जो एप्लीकेशन है, वेरी कॉमन एप्लीकेशन, वेरी कॉमन एग्जांपल। आपने ये आउटसाइड वर्ल्ड में मार्केट वगैरह में जब आप जाते हो ना तब देखा होगा। एक पर्टिकुलर ऐसा बोल सकते हो कि एक डेकोरेटिव मटेरियल होता है जो हम घर वगैरह पे लगाते हैं, दैट इज यू वुड हैव सीन, एक लैंप जैसा आता है। वो लैंप में बेसिकली क्या होता है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, और ये लैंप से ना ऐसे थिन फाइबर्स निकले होते हैं लाइक दिस। देखा होगा कभी आपने ऐसा, ये मोस्टली सबके घर पे होता है। तो ऐसे थिन फाइबर्स निकले होते हैं और यहाँ पे ऐसे डॉट्स होते हैं। ऐसा और नो, देखा है कि नहीं? नहीं देखा है तो ऐसा आप सर्च कर सकते हो वन सेकेंड गूगल पे कि ऑप्टिकल फाइबर लैम्प करके। इट इज ऑप्टिकल फाइबर लैम्प, और देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये समझ जाओगे। सो क्लास, ये जो आप थिन फाइबर्स देखते हो ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। और जब आप इसको स्विच ऑन करते हो तो यहाँ से क्या पास होता है, लाइट एनर्जी, और अंदर ही अंदर क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इट कैन नॉट कम आउट, सो इट ट्रैवल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड TIR कि लाइट कैसे बाहर नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर ट्रैवल करता है। तो लाइट यहाँ से शुरू करता है, यहाँ पे आपको दिखता भी है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है, आपको दिखता भी है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है। यस और नो? सो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखा है कि नहीं? ऐसा अलग अलग कलर्स भी होते हैं उसके अंदर, वो डायोड वगैरह का सीन है, वो सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे आप। सो यर द लाइट इज ग्लोइंग, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर लैम्प। तो इसमें जो वायर्स है, थिन वायर्स, इट इज ऑप्टिकल फाइबर। सर्च करने का ये, यू विल कम टू नो, मार्केट में भी मिलता है। देखा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट ऑप्टिकल फाइबर. So this is third application, that is optical fiber, used in many applications.
तो ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सो दिस इज़ वॉट थर्ड एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर सेज अबाउट. अभी और एक एप्लीकेशन है, वन मोर एप्लीकेशन इज समथिंग कॉल्ड एज, अगर मैं डायमंड की बात करूं, सो डायमंड का जो स्पार्कलिंग होता है, डायमंड का जो स्पार्कलिंग होता है, इट इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आप जो डायमंड जो शाइन करता है, तो वो डायमंड का प्रॉपर्टी नहीं है, वो TIR का प्रॉपर्टी है. डायमंड नॉर्मली होता है एक ग्लास जैसा, एक मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में. होता क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डायमंड का कटिंग ऐसा होता है कि डायमंड में जब लाइट एंटर करता है, सो डायमंड के शेप की वजह से वो इंटरनली बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा. और बार बार अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा तो लाइट जो है वो अंदर के अंदर ही रह जाएगा. और मतलब ऐसा कंसिडर किया मैंने, अगर ये डायमंड है ऐसा लाइक दिस, ऐसा अगर कंसिडर करता हूँ कि ये कुछ डायमंड है ऐसा, सो होता क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर डायमंड अब लाइट जो है वो हर एक रीजन से एंटर करता है ऐसा, बट इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कम है ना, 24 डिग्री है खाली, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है. तो होता क्या है, एंटर तो हर एक जगह से कर जाता है, बट अंदर ही अंदर वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता रहेगा ड्यू टू स्ट्रक्चर. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके जो लाइट जो है वो अंदर जमा हो जाता है, और जितने जगह से वो एंटर करता है ना, उतनी जगह से वो बाहर नहीं निकल पाता है. द लाइट विल कम आउट फ्रॉम ओनली 2 or 3 प्लेसेस, ऐसा गिनती की जगह से बाहर आएगा. सो बोलो मोस्ट ऑफ द लाइट अंदर रह गया ना, और थोड़ा सा ही लाइट बाहर आया जो हमारी आंखों में जाता है, हमको डायमंड दिखता है. सो जो लाइट है वो डायमंड के अंदर रह चुका है. तो बोलो लाइट, अगर डायमंड के अंदर लाइट है तो वो शाइन करेगा ना, ग्लोइंग इफेक्ट देगा. इसीलिए डायमंड जो है वो स्पार्कलिंग इफेक्ट देता है. इट स्पार्कल्स एंड शाइन्स. सो इट इज ड्यू टू वॉट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिमेंबर द स्टेटमेंट, द लाइट विल एंटर from every possible place, from every possible region, but due to total internal reflection most of the light will be inside the diamond and it will leave the diamond from only some regions, so it will sparkle. This is application of fourth application of TIR, ऐसे याद रख सकते हो आप. और लास्ट और एक एप्लीकेशन होता है समथिंग कॉल्ड एज मिराज. ये आपने स्कूल टाइम पे भी सुना होगा. अब ये मिराज क्या है मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, ये लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा, बट आई विल डिस्कस. बट रिमेंबर इट, अगर आपने कहीं पे भी देखा कि मिराज किसका एप्लीकेशन है तो आपको याद रखने का, मिराज इज एप्लीकेशन ऑफ TIR. समझ में आ रहा है? सो दिस आर द टोटल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो आई होप क्लास एवरी एप्लीकेशन इज वेरी मच क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास, अभी वी आर डन विद एप्लीकेशंस ऑफ TIR. वो एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर. सो क्लास ऑप्टिकल फाइबर मैंने जैसे बोला है, इट इज़ यूज्ड इन इंटरनेट. सो क्लास आपने बहुत सारे जो डिफरेंट कंपनीज होते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो उनका ऐड वगैरह देखा हो तो हमेशा बोलते हैं ना कि गेट योर इंटरनेट, गेट योर इन्फॉर्मेशन एट लाइटनिंग स्पीड. सो उसमें उनका कुछ कमाल नहीं है. वो बेसिकली क्या ट्रांसमिट करे, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो बट ऑब्वियस है वो लाइटनिंग स्पीड पे ही आने वाला है. सो नथिंग न्यू. आज आपको समझा होगा कि क्यों ऐसा सब बोला जाता है, क्यों इंटरनेट इतना फास्ट चलता है. बिकॉज इंटरनेट वर्क्स ऑन लाइट एनर्जी, लाइट वेव, सो इट हैज़ टू बी फास्ट. समझ में आ रहा है क्या आपको? नेक्स्ट इज क्लास, अब एक दो न्यूमेरिकल और कर लेता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता है. सो क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस, जो आपका थियरी नोट्स है उसमें से. क्लास इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ फिश सिचुएटेड एट अ डेप्थ h below the surface of water in a lake can see the outside objects in air through a circular aperture of radius r. ये जो अभी मैंने फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन सिखाया था उसी के ऊपर है. ये एक कोन में से देख सकता है बाहर का दुनिया. शो दैट द रेडियस ऑफ द अपर्चर इज h अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. शो दैट व्हाट इज रेडियस ऑफ द अपर्चर. रेडियस ऑफ द, ऐसा बोला है कि वो जो कोन बन रहा है उसका रेडियस क्या है,
उसमें हमको प्रूव करना है कि जो रेडियस है, रेडियस क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेडियस है इट इज h अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो चलो क्लास, इसमें तो हमको प्रूव करने बोला, मैंने वहाँ पे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिया था, तो चलो प्रूव भी कर देता हूँ मैं। सोल्यूशन अंडरस्टैंड करना। अब पता है वो डायग्राम वही आपको फॉलो करना है जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ TIR में जो सेकेंड केस है वही वाला डायग्राम यूज करना है। उसमें हमने एक रिलेशन निकाला है ऐसा, h इज इक्वल टू या तो सॉरी r इज इक्वल टू h 10IC, यह हमारा फॉर्मूला था फ्रॉम सेकेंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ TIR, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो उसी में से डायग्राम में से ये फॉर्मूला आता है। अब अंडरस्टैंड करना, दिस इज फ्रॉम द डायग्राम, तो इसमें कुछ इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से आता है, ये समझता है सबको। So, अब 10IC को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन IC अपॉन कॉस IC, यस और नो। अभी सीखा है कि नहीं आपने, साइन IC क्या होता है, 1/μ, यस और नो। आई रिक्वायर कॉस IC, तो यू नो साइन स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर IC प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर IC विल बी इक्वल टू 1 ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फ्रॉम द स्कूल। नाउ सब्स्टिट्यूट, सो बोलो यहाँ पे अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर है ना इधर, प्लस कॉस स्क्वायर IC विल बी इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी कॉस IC, बोलो रे बाबा, तो ये क्या होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, दिस विल बी, या तो कॉस स्क्वायर IC विल बी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, सो कॉस IC इज गोइंग टू बी रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। सो अभी R क्या होगा बोलो, h इंटू वॉट इज साइन IC 1/μ, वॉट इज कॉस IC root of mu square minus 1 upon mu. So this mu will cancel out. So R will be h upon root of mu square minus 1. समझ में आ रहा है, R will be equal to h upon root of mu square minus 1. So I have proved it, जो फॉर्मूला आता है वो। So this is question number 2. Now class, question number 4 says, question number 4 में दिया है, कैलकुलेट अ क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, जहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। सो डेटा सेज फ्रॉम ग्लास टू एयर, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 विच इज म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का क्या होगा 1 ना, मतलब अपॉन μA लिखा तो μA तो 1 हो गया, तो μg हो गया 5/3 और μ2 इज μw विच इज 4/3। सो अभी टू फाइंड वॉट, क्रिटिकल एंगल, सिंपल बोलो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1, फटाफट तो बोलो क्या होगा, व्हाट इज μ2, 4/3 5/3, दिस इज गॉन। सो IC इज साइन इनवर्स ऑफ 0.8, यस और नो। अभी ये यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग लॉग बुक यूज़ कर लेना, अगर नहीं आता है आपको इन केस के साइन वगैरह सर कॉस वगैरह कैसे, सो इन द जूम लेक्चर यू कैन आस्क मी कि कैसे आएगा इसका वैल्यू। फर्स्ट ट्राई करो आप खुद से, दोस्त वगैरह से पूछो, थोड़ा हेल्प लो, थोड़ा खुद से सीखने का ट्राई करो, नहीं हुआ सो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट आउट। समझ में आ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो क्लास, दिस completes our 4th lecture. So we are done with the basic concepts.
we are done with applications of refraction, we are done with total internal reflection and the applications of total internal reflection in this particular lectures. Please go through the lectures very well, understand the topics very well. और फिर अभी 2-3 लेक्चर में विल कंप्लीट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड विल स्टार्ट विद द MCQs. सो आई होप MCQs तक अब सब क्लियर रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर से आई विल स्टार्ट गिविंग होमवर्क ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. सो प्लीज़ ये सब अच्छे से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, समझ में आ रहा है तो चलो. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.